8. सीबीआई को सुरेंद्र कोहली की कस्टडी तो मिल चुकी थी, लेकिन आलम यह था कि 60 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई तक कोहली से कुछ उगलवा नहीं पाई थी। लेकिन फिर दिन आया 27 फरवरी 2007 का। सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के सामने अपील की थी कि सुरेंद्र कोहली का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि वो अपना किया धरा सब कबूल करने के लिए तैयार था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने खुद कोहली का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और कोहली ने सारी बातें खुलकर कोर्ट के सामने रख दी। और फिर सामने आई हैवानियत से भरी वो दास्तां जिसे सुनकर पूरा देश हक्का बक्का रह गया। देश भर में लोग एक पल के लिए भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से डरने लगे थे। केवल इस एक घिनौने कांड ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। कोहली ने अपने स्टेटमेंट में जो कुछ बताया उसे सुनकर लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। क्या कोई इंसान के भेष में ऐसा जानवर भी हो सकता है? कोहली ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए कहा, मैंने 2 बच्चों, 9 बच्चियों और 5 ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, ऐसी लड़कियों को बहला फुसलाकर किसी बहाने घर में बुलाया, उनका मर्डर किया और ये सब करने के बाद इनकी डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स किया। इसके बाद इनकी डेड बॉडीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उनको पकाकर खाया और बचे हुए टुकड़ों को प्लास्टिक बैग्स में भरकर कोठी के पीछे वाले नाले में बहा दिया। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात हैरान करती है। कोहली का कहना था कि वो मर्डर और रेप ड्राइंग रूम में करता था और बाद में फर्स्ट फ्लोर पर बने बाथरूम में जाकर डेड बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े करता था। खून खराबे से गंदे हुए बाथरूम को वो यूं ही छोड़ देता था और पहले इन बॉडी पार्ट्स को लेकर पकाकर खाता था। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि वो कई बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके फ्रिज में भी रखता था और उन्हें बाद में खा लेता था। ये सब सुनना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि किसी इंसान के लिए ये सब करना कैसा रहा होगा। सुरेंद्र कोहली ने एक स्टेटमेंट में बताया, D5 कोठी में उसका मालिक मोहिंदर सिंह पंधेर अकेला रहता था। मोहिंदर सिंह पंधेर की फैमिली कई साल पहले ही यहाँ से चली गई थी और वो लोग चंडीगढ़ में रहते थे, जहाँ उनका अपना पुश्तैनी मकान था। निठारी गांव का नर पिशाच कहा जाने वाला सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ जिले के एक गांव का रहने वाला था। वो साल 2000 में दिल्ली आया था। पूछताछ में उसने बताया कि पंधेर की कोठी में अक्सर कॉल गर्ल्स आया करती थी। इस दौरान उसका काम था कोठी के गेट पर नजर रखना। इस दौरान कोहली धीरे धीरे नेक्रोफीलिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गया। इस बीमारी में क्रिमिनल को बच्चों की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होने लगता है और बाद में वो उनका मर्डर कर देता है। नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने कोहली के कहने पर मोहिंदर सिंह पंधेर की कोठी में महिलाओं और बच्चों की 16 छोटी बड़ी खोपड़ियां बरामद की थी। कोहली पुलिस को कोठी के पिछले हिस्से में बनी गैलरी में भी ले गया, जहां पहले से महिलाओं और बच्चों के अंडरगारमेंट्स, जूते चप्पल और दूसरे सामान पड़े थे। यहीं पर पायल के घर वालों ने उसके कपड़े पहचान लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसी बेसिस पर सुरेंद्र कोहली पर एफआईआर लॉन्च की थी। सीबीआई की टीम 7 मई 2006 को लापता पायल से जुड़े सबूत ढूंढ रही थी। कोहली की D5 कोठी की 4 दीवारी में पड़ी चप्पल बरामद की जानी थी। बता दें, निठारी कांड में राम किशन की भी 2.5 साल के बेटे हर्ष को मार दिया गया था। इस बारे में राम किशन ने सीबीआई को बताया कि मुझसे कहा गया था कि तुम छलांग लगाकर अंदर जाओ। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि कई सारी चप्पलें और कपड़े वहां पड़े हुए थे। मुझे शक तो हुआ, लेकिन उस टाइम मैं वापस चला गया। लेकिन
देर रात फिर उन लोगों के साथ वहां पहुंचा जिनके बच्चे गायब हुए थे। अंदर काफ़ी सारा मलबा और कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ था, जिसे हटाया तो सबके होश उड़ गए और एक के बाद एक कई कंकाल मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कोहली ने बताया कि उसके अलावा घर में एक नौकर और था जिसका नाम माया सरकार था। वो माली का काम करता था और इसके अलावा मोहिंदर सिंह पंधेर ने 2 ड्राइवर भी रखे थे। कोहली ने बताया कि उसने सारे मर्डर ड्राइंग रूम में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच किए थे। हालांकि इस सब पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि ये सब कांड करते हुए उसे मोहिंदर सिंह पंधेर ने खुद या उसके दूसरे नौकरों ने एक बार भी देखा कैसे नहीं। इसके बाद इस पूरे केस में एंट्री हुई मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। 2007 में मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। बाद में इस कमेटी ने अपने ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट ने नोएडा पुलिस और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का काम किया। उस समय डॉक्टर विनोद कुमार नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। उन्होंने इस कमेटी को इन्फॉर्म किया कि इस कांड में जिस तरह से डेड बॉडीज को काटने के लिए सर्जिकल नाइफ यानी सर्जरी करने वाले औजारों का इस्तेमाल किया गया है, उससे ये शक भी पैदा होता है कि हो सकता है डेड बॉडीज के इंटरनल पार्ट्स जैसे किडनी वगैरह निकालकर उन्हें बेचने का धंधा किया जा रहा हो। अब क्योंकि इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर ही सीबीआई और नोएडा पुलिस के आगे की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, इसीलिए इस कमेटी ने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन रखे जिन्हें जानना भी बहुत जरूरी है। नोएडा की लोकल अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी को अवेलेबल करवाई, उसके बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि मर्डर का मोटिव बहुत क्लियर नहीं था। इसके अलावा चूंकि निठारी कांड में सीरियल किलिंग हुई थी, यानी एक के बाद एक बच्चे किडनैप हुए और उनका रेप मर्डर हुआ। आमतौर पर इस तरह की सीरियल किलिंग में एक मोडस ऑपरेंडी होता है। मोडस ऑपरेंडी यानी क्राइम करने का एक खास तरह का पैटर्न, लेकिन इस केस में हर मर्डर अलग अलग तरह से किया गया और कोई एक सेट पैटर्न नहीं मिला। इसके अलावा एक और बात ने सबको हैरान किया, वो ये थी कि कोठी नंबर D5 के आगे और पीछे बहने वाले नाले बहुत गहरे नहीं थे और इनमें पानी भी बहुत कम था और ये पानी बहुत गंदा और बदबूदार भी था। इसके बावजूद ये लाशें इन नालों में पड़ी रही और लोगों को ना तो कोई बदबू आई और ना ही इस बात का किसी को आसपास शक हुआ। कोहली ने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि उसने ज्यादातर मर्डर दिन के समय किए। फिर भी ये बात काफी चौंकाने वाली है कि लाशों को ठिकाने लगाते वक्त उसे किसी ने देखा कैसे नहीं। ये बात किसी के गले नहीं उतरती और इसे हजम करना काफी मुश्किल है। साइंस के मुताबिक एक लाश को गलने में कम से कम 3 साल लगते हैं। सारे मर्डर 2006 में किए गए थे। फिर 2007 तक आते आते ये सारी लाशें कैसे गल गई और पुलिस को केवल स्केलेटन कैसे मिले। इसके अलावा कोहली ने एक और अजीबोगरीब बात बताई कि उसने सिर और धड़ अलग अलग ठिकाने लगाए थे। सीबीआई के अंडर में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये सब रिकवर हो पाया। इस एक्सपर्ट कमेटी ने कोहली के कबूलनामे के बाद कुछ अपने सजेशंस दिए जो काफी इंपॉर्टेंट थे। हालांकि इनमें से कई चीजें आज तक साबित नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी इनसे कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकलकर सामने आए। एक्सपर्ट कमेटी का कहना था कि सीबीआई को ह्यूमन ऑर्गन के खरीदने बेचने के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है कि इस वजह से ऐसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस और महिला और बच्चों के खिलाफ क्राइम बढ़ रहे हो। एक्सपर्ट कमेटी ने अपने सजेशंस में ये भी कहा कि नोएडा के सारे अस्पतालों में हाल फिलहाल में जो किसी भी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं उन्हें भी चेक किया जाए और उनके रेसिपिएंट और डोनर का पता लगाया जाए। सीबीआई की एंट्री के बाद जिस तरह से इस केस में बच्चों के स्केलेटन्स मिलने का सिलसिला चल पड़ा, उससे ये बात भी लगने लगी
कि इसमें कोई और मास्टरमाइंड भी शामिल हो सकता है। इसीलिए इस केस के असली मोटिव और मोडस ऑपरेंडी को पता लगाने के लिए इस मामले में दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट पता लगाना भी बहुत जरूरी था।